प्रकरण दूसरा, भारतवर्ष का इतिहास। आजकल भारतवर्ष का जो इतिहास पढ़ा जाता है, जिसे रटकर लड़के परीक्षा देते हैं, वह भारत को आधी रात के सन्नाटे में दिखाई दिए हुए बुरे सपने की कहानी मात्र है। न जाने कहाँ से कौन आए, लड़ाई भिड़ाई मार काट का शोर मच गया, बाप बेटे और भाई भाई में राजगद्दी के लिए चोटें लगने लगी। एक दल जाता है तो दूसरा दल आता है, वह सिधारता है तो तीसरा पधारता है। पठान, मुगल, पोर्टुगीज, फ्रांसीस, अंग्रेज सबने मिलकर उस दुस्वप्न को उत्तर उत्तर जटिल बना डाला है। किंतु इस प्रकार रक्त रक्षित चंचल स्वप्न का पर्दा डालकर देखने से भारत का यथार्थ रूप नहीं दिखाई दे सकता। इस पृथ्वी पर भारतवासियों का स्थान कहाँ है, इसका कुछ भी उत्तर ये इतिहास नहीं देते। इन्हें देखने से तो यही जान पड़ता है कि भारतवासी कहीं है ही नहीं। भारत में जो लोग खून खराबी, मार काट, लूटपाट कर गए हैं, वे ही जो कुछ है सो है। मगर क्या उस दुर्दिन में उस मारकाट और खून खराबी के सिवा और कुछ था ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। आंधी के समय आंधी ही उस समय की प्रधान घटना है। यह बात आंधी के लाख लाख गरजने पर भी नहीं मानी जा सकती। उस दिन, उस आंधी पानी के दिन भी उस धूली धूसरती आकाश के तले घर घर जन्म मृत्यु और सुख दुख का काम जारी था। वह काम आंधी के मारे चाहे देख न पड़े, पर हमारे लिए वही जानने की चीज है। हमें इस समय की उसी के जानने की जरूरत है। किंतु हमारे लिए वही प्रधान ज्ञेय होने पर भी विदेशी के लिए वह आंधी ही प्रधान है। उस आंधी की धूल उसकी आंखों में ऐसी भर गई है कि वह और कुछ देख ही नहीं सकता। इसका कारण यही है कि वह हमारे घर के बाहर है। इसी से हम विदेशी लेखकों के लिखे भारत के इतिहास में उसी धूल, उसी आंधी का वर्णन पाते हैं। अपने घर का हाल कुछ नहीं पाते। वह इतिहास पढ़ने से जान पड़ता है कि उस समय भारतवर्ष था ही नहीं। केवल मुगल पठानों के गर्जन पूर्ण बम्बंडर सूखे पत्तों के सदृश झंडे उड़ाकर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक घूम रहे थे। किंतु असल बात तो यह है कि उस समय भी हमारा देश था। यदि नहीं था तो इस उपद्रव उत्पात के समय में भी रणजीत सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप सिंह, कबीर, नानक, चैतन्य देव, तुकाराम, रामदास आदि कहाँ पैदा हुए? तुलसी, सुर, भूषण आदि कवियों ने कहाँ जन्म लिया? उस समय दिल्ली और आगरा ही न था, काशी, नवद्वीप, पंजाब, राजपूताना और महाराष्ट्र प्रांत भी था। इन सपूतों ने जिस समय जन्म लिया, उस समय हमारे घर में असली भारतवर्ष में वेग से जीवन स्रोत बह रहा था। उस समय हमारे घर में जो चेष्टा की लहरें उठ रही थी, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उनका ब्यौरा विदेशियों के लिखे इतिहास में कहीं नहीं मिलता। यह सब होने पर भी पाठ्य पुस्तकों से बहिर्भूत उसी भारत के साथ हमारा चीर संबंध है, और वह संबंध स्वाभाविक होने के कारण सहज में टूटने लायक नहीं। इसी से जब उस संबंध का बहुवर्ष व्यापी ऐतिहासिक सूत्र हमको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, तब हमारा हृदय निरवलंब हो जाता है और डूबते हुए मनुष्य की तरह जिस वस्तु को सामने पाता है उसी को पकड़ने दौड़ता है। हम लोग भारतवर्ष के घास फूस नहीं है। सैकड़ों शताब्दियों से हमारी जड़ की हजारों शाखाएं भारतवर्ष के मर्म स्थान पर अधिकार जमाए बैठी है। किंतु हमारे अभाग्य से हमें जो इतिहास पढ़ना पड़ता है, वह ठीक इससे उलट सबक देता है। हमारे लड़के भारत के साथ अपने ऐसे संबंध की बात जानने ही नहीं पाते। उन्हें जान पड़ता है कि भारत के वे कोई है ही नहीं, अन्य देशों से आए हुए ही सब कुछ है। जब अपने देश के साथ हम अपने संबंध को ऐसा हीन समझ लेते हैं, तब देश पर ममता या अनुराग कहाँ से हो? इस दशा में स्वदेश के स्थान पर विदेश को स्थापित करने में हमको कुछ भी संकोच नहीं होता। भारतवर्ष की बेइज्जती देखकर हमको मर्म वेदना और लज्जा का अनुभव ही नहीं हो सकता। हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान अनायास कह उठते हैं कि हमारे देश में पहले था ही क्या। हमको तो खान पान, चाल ढाल, रहन सहन सब कुछ विदेशियों से सीखना ही होता। भाग्यशाली देशों के निवासी लोग देश के इतिहास में ही अपने विचारकालीन देश को पाते हैं। बाल्यावस्था में इतिहास ही उनके देश के साथ उनका घनिष्ठ परिचय करा देता है। किंतु हमारे यहाँ ठीक इससे उल्टा है। देश के इतिहास ने ही हमारे देश को छिपा रखा है। महमूद के आक्रमण से लेकर लाड़ कर्जन के साम्राज्य गर्व से भरे हुए उद्गार निकलने तक जो कुछ भारत का इतिहास लिखा गया है, वह हमारे लिए विचित्र अंधकारमय कुहासा है। वह
अपने देश को देखने में हमारी दृष्टि की सहायता नहीं करता, बल्कि स्वभावतः जो कुछ हम देख सकते हैं उसमें भी रुकावट डालता है। वह ऐसी जगह पर अपना बनावटी प्रकाश डालता है जहाँ से हमारा देश हमें अंधकारमय जान पड़ता है। उस अंधकार में मैजिक लालटेन के तमाशे की तरह नवाबों की विलासशाला के जाड़ फानुसों का प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकाश में नवाबों की बेगमों और रखेल रंडियों के जवाहरात जड़े जीवर जगमगा उठते हैं। बादशाहों के शराब के प्याले जागने से लाल हुए साक्षात उन्मत्ता के लाल नेत्रों की तरह दिखलाई देते हैं। उस अंधकार में हमारे सारे प्राचीन देव मंदिर सिर झुका लेते हैं और बादशाहों की प्रणयनियों के श्वेत संगमरमर विरचित वैभवपूर्ण समाधि मंदिरों की चोटियां आकाश चूमने के लिए उद्यत हो उठती है। उस अंधकार में घोड़ों के टापों की ध्वनि, हाथियों की चिंगार, हथियारों की झंझनाहट, दूर तक फैली हुई छावनियों में लहराने वाला सेना का कोलाहल, कमखाब के बिछौने की सुनहरी छटा, मस्जिदों की फेननीम कलसियों और पहरेदारों से सुरक्षित महलों के अंतःपुर में रहस्य निकेतन या रंग भवन का सन्नाटा, ये सब बातें विचित्र शब्द, वर्ण और भाव के द्वारा जिस बड़े भारी इंद्रजाल की रचना करती है, उसे भारत का इतिहास कहने से क्या लाभ। इस इंद्रजालमय उपन्यास ने भारतवर्ष की पुण्य मंत्रमय पुस्तक को विचित्र अलिफ लैला की कहानियों से लपेट रखा है। इस समय उस पुण्य मंत्रमय पुस्तक को कोई नहीं खोलता। विद्यार्थी बालक उसी अलिफ लैला के किस्से को कंठस्थ कर लेते हैं। इसके बाद प्रलय रात्रि में जब मुगल साम्राज्य रणसैया पर पड़ा सिसक रहा था, स्मशान भूमि में दूर से आए हुए गिद्धों में परस्पर चातुरी और प्रवचना की चोटें लगने लगी, उनका वर्णन भी भारत का इतिहास नहीं माना जा सकता। इसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। वह 5-5 वर्ष के हर एक लाट के शासन में बटा हुआ शतरंज के समान विचित्र है। शतरंज में और उसमें अंतर केवल इतना ही है कि शतरंज के खाने आधे काले और आधे सफ़ेद होते हैं, पर इसमें 16 आने सफ़ेद रंग के हैं। उसमें हमारे शिक्षित बंधु अपने पेट का अन्न औरों को देकर उसके बदले में सुशासन, सुविचार, सुशिक्षा आदि सब कुछ एक बड़े भारी हाईवे लेडला कंपनी के कारखाने से खरीद रहे हैं। शेष सभी दुकानें और बाजार बंद है। इस कारखाने की सभी चीज़ें सु हो सकती है, परंतु इसके द्वारा प्रकाशित और प्रचारित भारतवर्ष का इतिहास हमारे किसी काम का नहीं। सब देशों के इतिहास एक ही ढंग के होने चाहिए, यह कुसंस्कार है। इस कुसंस्कार को छोड़े बिना काम नहीं चल सकता। जो आदमी रथचाइल्ड का जीवन चरित्र पढ़ चुका है, वह ईसा की जीवनी पढ़ते समय ईसा के हिसाब किताब का खाता और ऑफिस की डायरी तलब कर सकता है, और यदि ईसा की जीवनी में उनके हिसाब किताब का खाता तथा डायरी वह न पावेगा तो उसे ईसा के प्रति अश्रद्धा होगी। वह कहेगा कि जिसके पास एक पैसे का भी सुविधा न था, उसकी जीवनी कैसी। ठीक इसी तरह भारतवर्ष के राष्ट्रीय दफ्तर से उसके राजाओं की वंशमाला और जय पराजय के कागज पत्र न पाकर जो लोग निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जहाँ राजनीति नहीं वहाँ इतिहास का क्या जिक्र, वे सचमुच ही धान के खेत में बैंगन ढूंढने जाते हैं और यहाँ बैंगन न पाकर धान की गिनती अन्न में ही नहीं करते। सब खेतों में एक ही चीज नहीं होती, यह समझकर जो लोग स्थान के अनुसार उपयुक्त खेत से उपयुक्त अन्न की आशा करते हैं, वे ही समझदार समझे जाते हैं। ईसा की जीवनी में हिसाब का बही खाता तलब करने से उस विषय में उनके प्रति अश्रद्धा हो सकती है, किंतु उनके चरित्र के अन्य अंशों पर दृष्टि डालने से हिसाब का बही खाता भूल जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय मामलों में भारतवर्ष को औरों से ही हीन समझ लेने पर भी अन्य और दृष्टि डालने से वह हीनता जरा भी नहीं खटकती। उसी ओर से अर्थात अपने घर की ओर से भारतवर्ष को न देखकर हम लोग लड़कपन से ही उसे छोटा समझते हैं और आप भी छोटे बनते हैं। अंग्रेज का बच्चा जानता है कि उसके बाप दादाओं ने अनेक युद्धों में जय लक्ष्मी प्राप्त की है, अनेक देशों पर कब्जा करके वहां अपने देश का वाणिज्य व्यापार फैलाया है। इसी से वह भी अपने को रण गौरव, धन गौरव और राज्य गौरव के योग्य बनाना चाहता है। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारे बाप दादे बिल्कुल ही असभ्य, कायर और मूर्ख थे। उन्होंने न कभी किसी युद्ध में विजय वैजयंती उड्डाई, न किसी देश पर अधिकार जमाया और न अपने देश की उन्नति ही की।
हमको यही जताने के लिए शायद यह भारत का इतिहास है। हमारे बाप दादाओं ने क्या किया सो तो हम कुछ भी नहीं जानते, फिर अब हम क्या करें? बस औरों की नकल। हम इसके लिए दोष किसे दें? लड़कपन से हम जिस ढंग की शिक्षा पाते हैं, उससे शिक्षा के पहले ही दिन से देश के साथ जो हमारा हार्दिक संबंध है वह विच्छिन्न होता चला जाता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे हम देश के विरोधी और विद्रोही बनते चले जाते हैं। हमारे देश के सुशिक्षित कहलाने वाले उपाधिधारी लोग भी ना समझो की तरह दूसरों के स्वर में स्वर मिलाकर बार बार कह उठते हैं कि देश तुम किसे कहते हो? हमारे देश में यह स्वदेश की विशेषता कहाँ थी और इस समय भी कहाँ है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना सहज नहीं। इसका कारण यही है कि यह बात इतनी सूक्ष्म और इतनी बड़ी है कि केवल युक्ति और अल्प तर्क से समझी या समझाई नहीं जा सकती। चाहे अंग्रेज हो और चाहे फरासिस, किसी भी देश के आदमी इन प्रश्नों का उत्तर दो चार बातों में नहीं दे सकते। वे नहीं बता सकते कि उनका देशी भाव क्या है और उनके देश का मूल मर्मस्थान कहाँ है। ये बातें देह स्थित प्राण की तरह प्रत्यक्ष सत्य है, तथापि प्राण की तरह संज्ञा और धारणा से परे है। यह देसी भाव एक प्रश्न के उत्तर में दो चार बातें सुन लेने से समझ में नहीं आ सकता। भारत में लेक्चर सुनकर ही कोई देसी भाव को नहीं ग्रहण करता था। वह तो बचपन ही से हमारे ज्ञान के भीतर, हमारे प्रेम के भीतर, हमारी कल्पना के भीतर अनेक अलक्ष्य मार्गों से अनेक आकार धारण करके प्रवेश करता था। इस देसी भाव का नियम ही यह है कि वह इसी तरह ज्ञान, प्रेम और कल्पना में प्रवेश करके अपनी विचित्र जादू भरी शक्ति से चुपचाप छिपे छिपे हृदय का संगठन करता है। अतीत के साथ वर्तमान का विच्छेद नहीं होने देता। इसी की कृपा से हम अब भी बड़े हैं, हम अब भी मरे नहीं, जीवित है। इसी विचित्र उद्यममयी गुप्त पुरातन शक्ति को हम संशयपूर्ण जिज्ञासु के आगे किसी संज्ञा के द्वारा या दो चार बातों से किस तरह जाहिर कर सकते हैं? भारतवर्ष की प्रधान सार्थकता या देसी भाव क्या है? इस प्रश्न का जो स्पष्ट उत्तर हो सकता है, उसका समर्थन भारतवर्ष का सच्चा इतिहास ही करेगा। भारत की सदा से यही चेष्टा देखी जाती है कि वह अनेकता में एकता स्थापित करना चाहता है। वह अनेक मार्गों को एक ही लक्ष्य की ओर अभिमुख करना चाहता है। वह बहुत के बीच किसी एक को निसंशय रूप से, अंतरंतर रूप से उपलब्ध करना चाहता है। उसका सिद्धांत या उद्देश्य यह है कि बाहर जो विभिन्नता देख पड़ती है उसे नष्ट न करके उसके भीतर जो निगूढ़ संयोग देख पड़ता है उसे प्राप्त करना चाहिए। एक को प्रत्यक्ष करने या एक के विस्तार करने की यह चेष्टा भारत के लिए अत्यंत स्वाभाविक और अन्य लोगों की अपेक्षा सहज भी है। भारत से इसी स्वभाव ने उसे सदा से राष्ट्र गौरव की ओर से उदासीन बना रखा है। राष्ट्र गौरव की जड़ है विरोध का भाव। जो लोग गैरों को गैर ही नहीं समझ सकते, अथवा यो कहिए कि गैर के प्रति सहानुभूति शून्य ही नहीं हो सकते, वे राष्ट्र गौरव की प्राप्ति को अपने जीवन का चरम लक्ष्य कभी नहीं मान सकते। दूसरे के विरुद्ध अपने को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा ही राजनैतिक उन्नति की नींव है। इसी तरह दूसरे के साथ अपने संबंध बंधन तथा अपने भीतर के विचित्र विभागों और विरोधों में सामंजस्य स्थापन की चेष्टा ही धर्मनीति संबंधिनी और समाज संबंधिनी उन्नति की नींव है। लोग यूरोप के ऐक्य की प्रशंसा करते हैं, पर वे नहीं जानते कि यूरोप की सभ्यता ने जिस ऐक्य को पसंद किया है वह विरोध मूलक है, और भारतवर्ष की सभ्यता ने जिस ऐक्य को पसंद किया है वह मिलन मूलक है। यूरोप के राजनीतिक ऐक्य के भीतर विरोध की फांस मौजूद है। वह फांस यूरोप को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सकती है, किंतु उसके भीतर सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकती। बोट भिखारिणी रमणियों के उपद्रव और आयरलैंड को मिलने वाले स्वराज्य के विरुद्ध होने वाली घटनाओं पर विचारपूर्वक ध्यान देने से यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। राजनीतिक ऐक्य के भीतर विरोध वर्तमान रहने के कारण राजनीति शास्त्र के प्रेमी यूरोप में व्यक्ति व्यक्ति में, राजा प्रजा में, धनी निर्धन में विच्छेद और विरोध का भाव प्रबल रूप से बना रहता है। यह समझना सरासर भूल है कि उन सब ने मिलकर अपने अपने निर्दिष्ट अधिकार के द्वारा सारे समाज को संयत कर रखा है। वे सब एक दूसरे के प्रतिकूल आचरण करने में जरा भी संकोच नहीं करते। वहाँ हर एक पक्ष या दल की हर घड़ी यही चेष्टा रहती है कि दूसरे पक्ष या दल का बल किसी तरह बढ़ न जाए, किंतु
जहाँ सब मिलकर आपस में धक्कम धक्का करते हैं, वहाँ बल का सामंजस्य हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे योग्यता की अपेक्षा जनसंख्या का महत्व अवश्य बढ़ जाता है। तब गुण की अपेक्षा उद्यम को श्रेष्ठता मिलती है और व्यापारी सौदागरों की संपत्ति या रुपया गृहस्थों के धन भंडार को अपनी ओर खींचने लगता है। इस प्रकार समाज का सामंजस्य नष्ट हो जाता है। तब समाज के उन सब विसदृश विरोधी अंगों, पक्षों या दलों को किसी तरह जोड़ तोड़ लगाकर खड़े रखने के लिए गवर्नमेंट कानून पर कानून बनाती रहती है। यह परिणाम राजनीति प्रेम का अवश्य भावी फल है। कुछ दिनों से यहाँ भी यूरोप की देखा देखी राजनीति प्रेम बढ़ जाने के कारण हिंदू मुसलमानों के लाख मेल चाहने पर भी उनमें परस्पर विरोध ही बढ़ता जाता है। कारण यही है कि विरोध जिसका बीज है और विरोध ही जिसकी खाद है, उसका फल भी विरोध के सिवा मेल कभी नहीं हो सकता। इस राजनीति प्रेम के बीच में जो परिपुष्ट पल्लवित व्यापार देख पड़ता है, वह इसी विरोध फल का बलवान वृक्ष है। मगर भारत ने विषदृश को भी संबंध के बंधन में बांधने की, अपने में संयुक्त करने की चेष्टा की है। सभी एक हो जाए, ऐसा एक कानून जारी कर देने से सब एक नहीं हो सकते। जो एक होने वाले नहीं, उनमें संबंध स्थापित करने का एकमात्र उपाय यही है कि उनको उनके भिन्न भिन्न अधिकारों में अलग अलग स्थापित कर दिया जाए। जो अलग ही है, उसे बलपूर्वक एक बनाने से कभी न कभी वह अवश्य ही विच्छिन्न हो जाता है। उस विच्छेद के समय बड़ा अनर्थ, घोर अनिष्ट हो जाया करता है। हमारा भारत मिलाने अर्थात एक करने के इस नियम या रहस्य को अच्छी तरह जानता है। फरासीसी विद्रोह ने बाहुबल से रक्तपात के द्वारा मनुष्य के सारे अलगाव या विसदृशता को दूर कर देने की चेष्टा की थी, पर फल उल्टा ही हुआ। यूरोप में राजशक्ति और प्रजाशक्ति, धन शक्ति और जनशक्ति क्रमशः प्रबल रूप से एक दूसरे के विरोध होती जा रही है। भारत का लक्ष्य था सबको एक सूत्र में बांधना। इसका उपाय भी उसने निराला ही निकाला था। भारत ने समाज की परस्पर प्रतियोगिनी या विरोधिनी सारी शक्तियों को सीमाबद्ध और विभक्त करके समाज कलेवर को अखंड, अतएव सर्वशक्तिमान बना दिया था। उसने अपने अधिकार का क्रमशः उल्लंघन करने की चेष्टा करके विरोध विशृंखला उपस्थित करने का अवसर ही नहीं दिया। उसने परस्पर की प्रतियोगिता, चढ़ाव उतारी के मार्ग में ही समाज की सारी शक्तियों को एकत्र करके और उन्हें लड़ा भिड़ाकर धर्म, कर्म, गृहस्थाश्रम को आवर्तित, आंदोलित, कलुषित और उद्दांत बना देने की स्वतंत्रता कभी किसी को नहीं दी। एक के निर्णय, मिलन साधन और शांति तथा स्थिति के भीतर ही परिपूर्ण परिणति, उन्नति और मुक्ति का अवकाश प्राप्त करना ही भारतवर्ष का लक्ष्य था। विधाता भारतवर्ष में विविध प्रकार की विभिन्न और विचित्र जातियों को खींच लाया है। इससे कोई हानि नहीं। भारतवर्ष की आर्य जाति ने गैर को भी अपना बना लेने की शक्ति पाई है। उस शक्ति की चर्चा और प्रयोग करने का अवसर भी उसे प्राचीन काल से ही प्राप्त है। ऐक्य मूलक सभ्यता को मनुष्य जाति की चरम सभ्यता कहना चाहिए। उसकी नींव विचित्र उपकरणों द्वारा चिरकाल से भारतवर्ष ही डालता आया है। गैर कहकर उसने किसी को अपने से दूर नहीं किया। अनार्य कहकर उसने किसी को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। असंगत कहकर उसने किसी की हंसी नहीं उड़ाई। भारत ने सबको ग्रहण कर लिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। इतना ग्रहण करके भी भारतवर्ष यह नहीं भूला कि आत्मरक्षा के लिए इस समूह के भीतर हर एक को अपना अधिकार, अपनी व्यवस्था, अपनी श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता है। लड़ाई के मैदान में पशु जैसे छोड़ दिए जाते हैं, उसी तरह इन सबको एक को दूसरे के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं चल सकता। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि इनको नियम निर्माण द्वारा अलग अलग रखकर एक ही मूल भाव में बांध रखना, मिला रखना आवश्यक है। सामग्री चाहे जहाँ की हो, यह श्रृंखला, यह व्यवस्था भारतवर्ष की ही है। यूरोप गैर को दूर करके, उत्सन्न करके अपने समाज को निरापद रखना चाहता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैप कॉलोनी में आज तक हम इसी का परिचय पा रहे हैं। यूरोप की इस लालसा का कारण भी है। कारण यही है कि उसके नीच के समाज में एक सुविहित श्रृंखला का भाव नहीं है। वह अपने ही भिन्न भिन्न संप्रदायों को समाज में यथोचित स्थान नहीं दे सकता। उसके समाज के जो अंग है, उनमें से अनेक ऐसे हैं जो समाज के लिए भार हो रहे हैं।
ऐसी व्यवस्था में वह बाहर के लोगों को अपने समाज में किस जगह स्थान दे सकता है? जहाँ घर के ही लोग हिस्से बांट के लिए उपद्रव मचा रहे हैं, वहाँ बाहर के आदमी को कहाँ जगह मिल सकती है? जिस समाज में श्रृंखला है, ऐक्य का विधान है, सबके लिए अलग अलग स्थान है और अधिकार है, वही समाज सहज में दूसरे को अपना बना सकता है। या तो दूसरों को मार काट कर भगाकर अपने समाज और सभ्यता की रक्षा की जा सकती है, और या दूसरे को अपने नियमों में संयत बनाकर सुविध श्रृंखला में उसके लिए स्थान देकर। यूरोप ने इनमें से पहली प्रणाली पसंद करके सारे संसार के साथ विरोध का द्वार खोल रखा है। परंतु भारतवर्ष ने दूसरा ढंग पसंद करके क्रमशः धीरे धीरे सबको अपना कर लेने की चेष्टा की है। यदि शांति धर्म पर श्रद्धा हो, यदि धर्म ही मनुष्य सभ्यता का चरम आदर्श माना जाए, तो भारत ही का ढंग श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। पराये को अपना कर लेने की प्रतिभा की जरूरत हुआ करती है। विख्यात कवि शेक्सपियर ने कहाँ से ये क्या लिया, इसका अनुसंधान करने बैठिए तो अनेक भंडारों में उसके प्रवेश का अधिकार आविष्कृत हो सकता है। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों है? प्रशंसा का कारण यह है कि उसमें पराये को अपना बने लेने की शक्ति थी। इस शक्ति से ही वह इतना ले भी सका। अन्य के भीतर प्रवेश करने की शक्ति और अन्य को संपूर्ण रूप से अपना बना लेने की करामात ही प्रतिभा का सर्वस्व प्रतिभा की खूबी है। भारतवर्ष में हम वही प्रतिभा विद्यमान पाते हैं। भारत ने बिना संकोच के अन्य के भीतर प्रवेश किया है और अनायास ही अन्य की सामग्री को अपने ढंग पर अपना लिया है। विदेशी लोग जिसे मूर्ति पूजा या बुत परस्ती कहते हैं, उसे देखकर भारतवर्ष डरा नहीं, उसने उसे देखकर नाक भौवे नहीं सिकोड़ी। भारतवर्ष ने पुलिंद, शबर, व्याध आदि से भी विभत्स सामग्री ग्रहण करके उसे शिव कल्याण बना लिया है, उसमें अपना भाव स्थापित कर दिया है, उसके भीतर भी अपनी आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त कर दिखाया है। भारत ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको ग्रहण करके अपना बना लिया है। भारत का यह ऐक्य विस्तार और श्रृंखला स्थापन केवल समाज की व्यवस्था ही में नहीं, धर्मनीति में भी देखा जाता है। गीता में ज्ञान, प्रेम और कर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जो चेष्टा देख पड़ती है, वह भी विशेष रूप से भारतवर्ष ही की है। यूरोप में रिलीजन नाम से जो शब्द प्रसिद्ध है, उसका ठीक ठीक अनुवाद भारत की किसी भी भाषा में नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि भारत ने धर्म से मन का संबंध कभी टूटने नहीं दिया। हमारे बुद्धि, विश्वास, आचरण, हमारे इंद्रलोक और परलोक सब में धर्म का धागा पिरोया हुआ है। जैसे हाथ का जीवन, पैर का जीवन, मस्तक का जीवन, पेट का जीवन अलग अलग नहीं, वैसे ही विश्वास का धर्म, आचरण का धर्म, रविवार का धर्म, अन्य 6 दिनों का धर्म, गिरजे का धर्म और घर का धर्म अलग अलग नहीं हो सकता है। भारत ने नित्य और नैमित्तिक धर्म मानकर भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं माना। भारत का जो धर्म है वह उसके सारे समाज का धर्म है। उसका मूल पृथ्वी के नीचे है और सिर आकाश के भीतर। भारत ने उसके सिर और पैरों को अलग अलग नहीं देखा। भारत ने धर्म को धुलोक भूलोक व्यापी, मनुष्य के सारे जीवन में व्याप्त एक बड़े भारी वनस्पति के रूप में देखा है। भारत के सच्चे इतिहास से यही सिद्ध होगा कि पृथ्वी के सारे सभ्य समाजों में भारतवर्ष ही अनेक को एक करने का आदर्श बनकर विराजमान है। भारत ने अनेक प्रकार की बाधा, विपत्ति और दुर्गति सुगति में, विश्व में और अपनी आत्मा में एक का अनुभव करके उसी एक को अनेक विचित्रताओं में स्थापित किया है। ज्ञान के द्वारा उसका आविष्कार करके, कर्म के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा, प्रेम के द्वारा उसकी उपलब्धि और जीवन के द्वारा उसका प्रचार किया है। हम अपने सच्चे इतिहास में ध्यान लगाकर जब भारत में सनातन भाव का अनुभव करेंगे, तभी अतीत के साथ वर्तमान का विच्छेद मिट जाएगा।